236 अंतिम चरण का मुकाबला। मुख्य बिंदु। अदृश्य आंख। ललितेश की आंखें गहरी होगी और वे एक लाल रोशनी के साथ गहरे रसातल में बदल गईं, जो किसी की आत्मा को निगलती दिख रही थी। इस समय ललितेश नरक के स्वामी की तरह लग रहा था और उसने विद्युत पर एक ठंडी नजर डाली। धम। विद्युत तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। ये कैसे संभव है? उसने कालिंदी की पहली तलवार को रोक लिया था, लेकिन वो ललितेश का सामना करते समय उसकी अदृश्य आंख की सिर्फ एक नजर से ही हार गया था। अब आगे की कहानी। कई और मुकाबलों के बाद आखिरकार तीसरे अखाड़े के सभी मुकाबले समाप्त हो गए। पहला चरण समाप्त होने के बाद तीसरे अखाड़े में रैंकिंग इस प्रकार थी। पहला स्थान पार्थ, दूसरा जगजीत, तीसरा लावण्या। पार्थ सबसे शक्तिशाली काला घोड़ा साबित हुआ था, जो चमत्कारिक रूप से एक कौतुक बन गया था। उसी क्षण अन्य अखाड़ों का पहला चरण या तो समाप्त हो गया था या समाप्त होने वाला था। गठबंधन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक अखाड़े से शीर्ष 3 प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। अंतिम चरण को इतिहास में उन सभी के भाग्य का फैसला होगा। शीर्ष 10 में पहुंचने वालों को भरपूर पुरस्कार मिलेगा, जबकि शीर्ष 3 को बुधवार मंडल सरणी में प्रवेश करने का मौका। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा, प्राथमिक पृथ्वी वटी। मेरी साधना अभी 5वें सितारे के शिखर पर है और 6ठे सितारे पर पहुंचने के बाद मैं वो औषधि खा सकता हूं जिससे मैं तुरंत 7वें सितारे तक पहुंच जाऊंगा। पार्थ की आंखें निर्णायक थीं और उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली थी। इसके अलावा यदि वो बुधवार मंडल सरणी में प्रवेश कर पाता है तो उसके ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की वजह से उसे काफी लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये था कि अगर पार्थ पहले स्थान पर पहुंचता है तो उसकी साधना और ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। उसी समय पर पहले अखाड़े में होने वाले एक मुकाबले ने बहुतों का ध्यान आकर्षित किया। कालिंदी बनाम विद्युत। अब तक विद्युत भी एक काला घोड़ा साबित हो चुका था। अचानक हवा में एक लाल रोशनी चमकी, जैसे वो आसमान के टुकड़े कर रही हो। उस पल सभी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल पर गहरा वार किया गया हो। जलीय सुरक्षा कवच। तुरंत ही विद्युत के चारों ओर एक नीले रंग की लहर दिखाई दी, उसके लिए एक रक्षात्मक बाधा का निर्माण कर रही थी। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद स्वर्ण वस्त्रम से एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। जलीय सुरक्षा कवच के संघनित होते ही विद्युत की पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई देने लगी, जिसकी मदद से उसे कालिंदी की ओर बिजली की तेजी से बढ़ने में मदद की। लेकिन वो भी कालिंदी के आक्रमण को नहीं रोक सका। विद्युत की सबसे मजबूत सुरक्षा कवच दरार के साथ टुकड़ों में बिखर गया और इसकी वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। विद्युत के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसका जलीय सुरक्षा कवच 7वें सितारे की योद्धाओं के कई हमलों को रोकने में सक्षम था, लेकिन कालिंदी की तलवार के एक हमले ने ही इसे काट दिया था। सौभाग्य से उसके पास उसकी स्वर्ण वस्त्रम थी, जो एक विरासती वस्तु थी, जिसने न केवल उसकी रक्षा शक्ति बल्कि उसकी गति को भी बढ़ाया, जिससे वो कालिंदी की ओर बढ़ पाया था। 10 गज, 8 गज, 5 गज। गठबंधन प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से कोई भी कालिंदी के इतने करीब नहीं आ पाया था। ये भी पहली बार था जब किसी ने बिना हारे कालिंदी के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया था। इस लड़के का बचाव बहुत मजबूत है। कालिंदी के हाव भाव थोड़े बदल गए। चंद्रवंशी मिलन समारोह के बाद से विद्युत की शक्ति में अविश्वसनीय गति से सुधार हुआ था। पार्थ, यशराज और जगजीत सभी के लिए उसके जलीय सुरक्षा कवच को तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिद्वंद्वी कालिंदी थी, जिसने इसे सिर्फ एक ही हमले से काट दिया था।
गुप्त जलीय नाग विद्युत के शरीर से पानी की एक बड़ी लहर उठी और ये किसी सांप की तरह उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गई, जिससे एक भंवर बन गया और उसने कालिंदी की ओर तेजी से हमला कर दिया। इस हमले में निहित शक्ति चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि यशराज को भी स्वीकार करना पड़ा कि उसके और विद्युत के बीच का अंतर नाटकीय रूप से कम हो गया था। विद्युत चंद्रवंशी मिलन समारोह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इस हमले को देखकर कालिंदी ने अपनी दूसरी तलवार भी निकाल ली, जिससे चारों तरफ पहाड़ों के टूटने की आवाजें आने लगीं। उस तलवार से निकलती चमक ही आसमान को चीरने के लिए काफी था, और जैसे ही वो तलवार हिली तो अखाड़े के चारों तरफ बना रक्षात्मक सरणी भी कांपने लगी और यहाँ तक कि उसमें थोड़ी दरार भी पड़ गई थी। ये अच्छा नहीं है, पृथ्वी मंडल के निर्णायक ने कहा और तुरंत अपनी ऊर्जा को प्रसारित करके सरणी को स्थिर करने की कोशिश की। ये कल्पना करना भी कठिन था कि आखिर वो तलवार कितनी शक्तिशाली थी कि उसने इतनी मजबूत सरणी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। धम! विद्युत उस हमले का सामना नहीं कर सका और तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके माथे पर तलवार से बना एक घाव दिखाई देने लगा, जो उसकी नाक के ऊपर होते हुए उसकी छाती तक फैला हुआ था। कालिंदी अभी भी बेदाग खड़ी थी और उसकी आंखें भी बेहद शांत थीं। उसने अपनी एक ही तलवार से 13 कबीलों के सभी प्रतिभाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया था। एक महिला द्वारा कुचले जाने के विचार से ही सभी प्रतिभाशाली लोग हैरान और दुखी थे। इस तलवार की शक्ति भयानक है। पार्थ एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी दिव्य दाहिनी आंख उस हमले कर विश्लेषण करने लगी कि अगर उसे उस तलवार का सामना करना पड़ा तो उसकी क्या स्थिति होगी, जिसका परिणाम होगा तत्काल हार। बेशक पार्थ भी कालिंदी की कमजोरी को जानता था। तलवार और आक्रमण पर ही ध्यान केंद्रित करने के कारण उसका बचाव बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ पार्थ ही नहीं था जो ये बात जानता था, बल्कि हर कोई जानता था। कालिंदी खुद भी इस बात को जानती होगी, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी तलवार को रोका कैसे जाए। कालिंदी ने आखिरी वार करते समय अपनी शक्ति कम कर ली थी, वरना विद्युत के 2 टुकड़े हो गए होते। पहले अखाड़े से प्लेसिंग्स भी निकली। पहला स्थान कालिंदी, दूसरा विद्युत, तीसरा कैरव। कालिंदी और कैरव दोनों मेघ तलवार कबीले से थे और तलवारबाजी में विशेषता रखते थे। विद्युत के लिए कैरव को हराना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी और ये उसके शक्तिशाली बचाव के कारण संभव हो पाया था। उसके बाद दूसरे अखाड़े की रैंकिंग की घोषणा हुई। पहला स्थान ललितेश, दूसरा राधा, तीसरा श्रीजेश। श्रीजेश भी एक काला घोड़ा था जिसने दक्ष को हराया था, लेकिन वो अंत में राधा से हार गया था। आखिर में चौथे अखाड़े का परिणाम भी आ गया। पहला यशराज, दूसरे और तीसरे स्थान वाले प्रतिभागी पिछली प्रतियोगिता में भी शीर्ष 10 में पहुंचे थे, जो क्रमशः मेघ तलवार कबीले और प्राचीन कबीले के शिष्य थे। अब प्रथम चरण के मुकाबले समाप्त हो चुके थे और सभी अखाड़े के शीर्ष 3 शिष्यों को कल अंतिम चरण के मुकाबला लड़ना होगा, और उसकी तैयारी के लिए उन्हें एक रात के लिए आराम करने की अनुमति दी गई थी। अंतिम चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसमें शामिल होने वाले कई प्रतिभागियों ने इतिहास में खूब नाम कमाया था। इसलिए जो शिष्य पहले ही हार गए थे वे भी इसे देखने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। इसके बाद 13 कबीलों ने अंतिम चरण में पहुंचने वाले शिष्यों की संख्या का विश्लेषण किया। मेघ तलवार कबीला, प्राचीन कबीला, अर्धचंद्र कबीला, शीत चंद्र कबीले, इन 4 कबीलों के कई शिष्य अंतिम चरण में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे थे, जबकि देवरत्न महल और सच्चे रहस्यवादी कबीले दोनों के केवल एक ही शिष्य अंतिम चरण में पहुंच पाए थे। मेघ तलवार कबीला वास्तव में 13 कबीलों के शीर्ष कबीले होने के योग्य था और इसी ने सबसे अधिक स्थान भी हासिल किया था। लेकिन पिछली प्रतियोगिता की तुलना में मेघ तलवार कबीले और प्राचीन कबीले कम शिष्य आगे बढ़ पाए थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार बहुत सारे काले घोड़ों ने अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंका दिया था। पार्थ, राधा, विद्युत और श्रीजेश, ये सभी प्रतिभागी अपरिचित लोग थे और जिस कबीले ने सभी को सबसे ज्यादा चौंकाया था वो था अर्धचंद्र कबीला। ये कबीला मूल रूप से 13 कबीलों में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन अब उसके 2 शिष्य अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे थे और उनमें से एक ने तो जगजीत का स्थान भी ले लिया था। इस परिणाम से अर्धचंद्र कबीले के सभी लोगों के खुशी और गर्व से चमक रहे थे। गठबंधन प्रतियोगिता केवल कबीले के सम्मान से ही संबंधित नहीं था, बल्कि इससे प्रत्येक कबीले को मिलने वाले अभ्यास संसाधनों की मात्रा भी प्रभावित होती थी। अतीत में अर्धचंद्र कबीला केवल एक शिष्य के अंतिम चरण में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकता था, लेकिन पिछले कुछ समय में कोई भी अंतिम चरण में प्रवेश नहीं कर पाया था। अधिकांश स्थानों पर मेघ तलवार कबीले और प्राचीन कबीले द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अन्य कबीलों के लिए एक स्थान प्राप्त करना भी कठिन हो गया था, जिससे अर्धचंद्र कबीले की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। हमने पिछले 100 वर्षों में पहली बार अंतिम चरण में प्रवेश किया है। ये भी कहा जा सकता है कि ये हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है, कुछ आचार्यों ने आपस में चर्चा करते हुए कहा। दूसरी सुबह अंतिम चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। सभी प्रतिभागी शिष्यों ने स्वयं को तरोताजा कर लिया था और वे अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुके थे। अब चारों अखाड़ों को एक विशाल अखाड़े में जोड़ दिया गया था और उनकी सीमाएं बहुत बढ़ा दी गई थीं। शीर्ष 12 प्रतियोगी मुख्य अखाड़े के सामने अपने अपने स्थान पर बैठ गए, जबकि दर्शक उनसे कुछ दूर थे। हर 10 साल में एक बार होने वाली गठबंधन प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई थी। इस वजह से सभी प्रतिभागी और दर्शक बेहद उत्साहित थे। आसपास के राज्य और 13 कबीलों के सभी प्रमुख सदस्य वहां पर मौजूद थे। पहली लड़ाई कालिंदी बनाम ज्ञानेश, 4 निर्णायकों में से एक ने घोषणा की। मैं हार मानता हूं। ज्ञानेश नाम का वो युवक कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने तुरंत हार मान ली। वो कालिंदी के कबीले से ही आया था। दूसरी लड़ाई ललितेश बनाम विद्युत, काले रंग के कपड़े पहने ललितेश और स्वर्ण वस्त्रम पहने विद्युत अखाड़े में चले गए और एक दूसरे से 100 गज की दूरी पर खड़े हो गए। विद्युत आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इस समय उसके स्वर्ण वस्त्रम पर बने हरे पंखों की एक जोड़ी फड़फड़ा रही थी और उसके हाथ में पानी का एक भंवर घूम रहा था। उसने बिना देरी किए तुरंत ललितेश पर हमला कर दिया। अदृश्य आंख उसने कालिंदी की पहली तलवार को रोक लिया था, लेकिन वो ललितेश का सामना करते समय उसकी अदृश्य आंख की सिर्फ एक नजर से ही हार गया था। अखाड़े में हो रहे मुकाबले को देखकर जगजीत और यशराज दोनों की आंखों में गहरी सावधानी के भाव आ गए। यहाँ तक कि कालिंदी जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी की अभिव्यक्ति भी बदल गई थी। गठबंधन प्रतियोगिता में 2 लोग थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था, कालिंदी और ललितेश। उनका प्रतिद्वंद्वी या तो एक तलवार से हारेगा या एक नजर से। पार्थ बनाम श्रीजेश, जल्द ही पार्थ की बारी भी आ गई थी। सभी के लिए ये महसूस करना कठिन नहीं था कि अंतिम चरण में पहुंचे सभी लोग मजबूत थे। हा, मुझे देखने दो कि हमारा नया कौटो कितना शक्तिशाली है। श्रीजेश जोर से हंसा और एक सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को ढक दिया। उसके तुरंत बाद उसके शरीर पर एक ज्वलंत प्रतीक प्रकट हुआ। 4 कौतुकों में से वो केवल कालिंदी और ललितेश से डरता था और उनका भी सम्मान करता था। जहां तक जगजीत और यशराज की बात है तो वो उनसे भी थोड़ा सावधान था, लेकिन पार्थ जो अभी नया नया कौतुक बना था, उससे श्रीजेश को कोई डर नहीं था। तो क्या होगा आगे? तो कैसा होगा पार्थ और श्रीजेश का मुकाबला? क्या पार्थ और श्रीजेश का मुकाबला भी रोमांचक होगा या फिर उनकी लड़ाई एक तरफा साबित होगी? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रह 69 लाइक्स 11 कमेंट 0 शेयर 237 रक्त रेखा शक्ति का मुकाबला मुख्य बिंदु। राधा मंद मंद मुस्कुराई और उसकी त्वचा पर एक हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई दी जो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि राधा की त्वचा खून और हड्डी से नहीं बल्कि एक क्रिस्टल की नक्काशी से बनी है जिससे सभी को उसके देवी होने का भ्रम हो रहा था। बूम! उसी समय राधा के हाथ पर प्रकाश से संघनित हरे रंग का कमल दिखाई दिया जिसने यशराज के हमले को रोक दिया। ताकत के मामले में दोनों के बीच अभी भी कुछ अंतर था, इसलिए राधा कुछ कदम पीछे चली गई थी, लेकिन यशराज के दूसरा हमला करने से पहले ही वो तेजी से हवा में पलट गई। उद्यकोट का दर्शक मंडप। इतनी अनोखी रक्त रेखा। हालांकि ये बहुत हल्की है, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति को बहुत शुद्ध बना सकती है, जैसे कि वो किसी के अपने शरीर का हिस्सा हो। अविश्वसनीय। काली पोशाक वाली आकृति ने गहराई से कहा। अब आगे की कहानी। श्रीजेश के दृष्टिकोण से पार्थ जगजीत को केवल भाग्य और अपने धनुष की वजह से ही हरा पाया था। उसका मानना था कि अगर वो पार्थ को कमजोर समझकर लापरवाही नहीं करता तब तक पार्थ उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए श्रीजेश इस तथ्य को मानने को तैयार नहीं था कि पार्थ इतना अविश्वसनीय था कि उसे एक कौटो की उपाधि दी जाए। पार्थ भाई, सावधान रहना। उस लड़के की शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। दक्ष ने पार्थ को चेतावनी दी। दक्ष पहले श्रीजेश से हार चुका था। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर शांति से अखाड़े की ओर चल पड़ा। मुकाबला शुरू किया जाए। निर्णायक की आवाज सुनते ही श्रीजेश पार्थ पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। इस समय उसका शरीर किसी सुनहरी मूर्ति की तरह चमक रहा था। पार्थ भी उसके शरीर से निकल रही अविश्वसनीय ताकत को महसूस कर सकता था। उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयानक थी कि वो किसी हाथी को भी कुचल कर मार सकता था। शरीर की मजबूती के मामले में गठबंधन प्रतियोगिता का कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसे हरा नहीं सकता था। श्रीजेश जिस गति से पार्थ की तरफ बढ़ रहा था उससे वो आग के किसी गोले की तरह प्रतीत हो रहा था। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी सांस लेने की दर और रक्त प्रवाह थोड़ा प्रभावित हुआ है और ये शारीरिक शक्ति में अंतर के कारण महसूस हो रहा था। लेकिन समग्र शक्ति केवल किसी के भौतिक शरीर पर ही निर्भर नहीं करती, वरना श्रीजेश ने कालिंदी और ललितेश को किनारे कर दिया होता। अरे बाप रे! अखाड़े के बाहर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैरान थे। श्रीजेश अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके पार्थ को मारने वाला था, लेकिन पार्थ अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस हमले को रोकने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने जा रहा हो? आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किए बिना 4 कौतुकों में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी पार्थ के होठों पर उपहास की मुस्कान दिखाई दी और हवा में मानसिक ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। बूम! श्रीजेश ने आग के किसी गोले की तरह पार्थ के खड़े होने की जगह पर गड्ढा कर दिया था। काला बलुआ पत्थर जो नश्वर हथियारों से भी नहीं टूटता था, उसके टुकड़े हर जगह बिखर गए थे। उस गड्ढे के अंदर खड़ा पार्थ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, लेकिन उसके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। यहाँ तक कि आसपास उड़ रही धूल भी उसके शरीर के करीब नहीं आ सकती थी। दूसरी ओर श्रीजेश उस गड्ढे में धंस गया था और उसके शरीर पर ताजे खून की धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसका विशाल शरीर अभी भी कांपते हुए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो जितना अधिक संघर्ष करने की कोशिश की वो उतना ही गहरा डूबता गया। क्या चल रहा है? धूल हटने के बाद अखाड़े के नजारे को देखकर दर्शक दंग रह गए। श्रीजेश को क्या हुआ था? पार्थ भी वहीं खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। क्या श्रीजेश ने उसे मारने के बजाय आत्महत्या करने की कोशिश की थी? और श्रीजेश इसे मारने के लिए अपने सिर का प्रयोग क्यों कर रहा था? मानसिक ऊर्जा तकनीक। प्राचीन कबीले के एक शिष्य ने कहा।
मानसिक ऊर्जा तकनीक सबके मन में एक ही सवाल गूंज उठा। इस समय अखाड़े में लड़ाई को देख रहे ललितेश की आंखें भी थोड़ी केंद्रित हो गई थीं। पार्थ को हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने श्रीजेश को आत्महत्या की कोशिश करने के लिए प्रेरित कर दिया था। इधर गड्ढे में मौजूद श्रीजेश के शरीर से भारी खून बह रहा था। हालांकि उसका शरीर काफी मजबूत था, फिर भी अगर वो खुद को मारने के लिए अपनी ताकत का ही इस्तेमाल करेगा तो उसका घायल होना तो स्वाभाविक था। तुम हार गए। पार्थ ने अपना पैर उठाया और श्रीजेश के सिर पर पैर रख दिया, जो अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह श्रीजेश के मुंह से हल्का खून निकला और वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये मुकाबला जीता है। पार्थ मुकाबले की घोषणा करते हुए निर्णायक ने पार्थ को अजीब तरह से देखा। पार्थ के अखाड़े से बाहर निकलने के बाद ही दर्शकों को समझ में आया कि अभी क्या हुआ था। जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो उन सभी ने ठंडी सांसें लीं। अब पार्थ उनकी नजरों में और भी अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली हो गया था। नजदीकी मुकाबले के लिए उनके पास पवन विद्युत हथेली थी और लंबी दूरी के लिए उसके पास लौहाश्व धनुष के साथ साथ उसके पास शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा तकनीकें भी थीं और वो हर विधा में पूर्ण रूप से पारंगत था। पार्थ के अखाड़े से वापस चले जाने के बाद यशराज ने अखाड़े की तरफ कदम बढ़ाया। यशराज का प्रतिद्वंद्वी ज्ञानेश था, जिसकी तलवार तकनीक कालिंदी की तुलना में थोड़ी सी कमजोर थी। सामान्य परिस्थितियों में यशराजन को ज्ञानेश को हराने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती। चंद्रदेव युद्ध शरीर यशराज के चारों ओर एक चांदी के रंग का प्रकाश संघनित हो गया, जिससे यशराज पूरी तरह से बदल गया। अगले ही पल में यशराज चांदनी छाया में बदलकर पलक झपकते ही ज्ञानेश से टकरा गया। अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला कोई भी प्रतियोगी कमजोर नहीं था। यशराज को अपनी तरफ आते देख ज्ञानेश ने अपनी तलवार को बिजली की तरह तेज गति से घुमाया, जिससे कई गज के दायरे में मौजूद हर चीज चूर चूर हो गई। लेकिन ज्ञानेश ने महसूस किया कि एक प्रभावशाली शक्ति ने उसे दबाव में डाल दिया है, जिसकी वजह से उसने तुरंत एक और खून थूक दिया। ये देखकर दर्शक भी चर्चा करने लगे। ज्ञानेश की तलवार भी यशराज के शरीर पर लगी थी, लेकिन वो यशराज के चारों ओर मौजूद चांदी के रंग की रोशनी से अवरुद्ध हो गई और यशराज को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जानने योग्य बात थी कि ज्ञानेश ने तलवारबाजी का अभ्यास किया था और उसका हमला 7वें सितारे के योद्धाओं के लिए भी खतरा बन सकता था, लेकिन यशराज ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। यशराज की रक्षा शक्ति विद्युत से अधिक मजबूत है, जबकि उसकी आक्रमण और गति उससे कहीं अधिक है। पार्थ ने विश्लेषण किया। यशराज की शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा थी, उसी वजह से वो कौतुक का खिताब हासिल कर पाया था। इस तरह सभी नए 4 कौतुकों ने अपना पहला मुकाबला समाप्त कर लिया था। उन्होंने अपने विरोधियों को सिर्फ एक चाल में हराया था और वे दूसरों की तुलना में ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। एक के बाद एक मुकाबले जारी रहे। नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी को 11 लड़ाइयां लड़नी थीं। इसका मतलब यह भी था कि हर प्रतियोगी बाकी सभी प्रतियोगियों से लड़ेगा और सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले को विजेता घोषित किया जाएगा, जिसका मतलब था कि यदि कोई सभी 11 मुकाबले जीता है तो वे पहले स्थान पर होगा। बेशक किसी के लिए सिर्फ 10 मुकाबले जीतकर पहले आना भी संभव था, क्योंकि कुछ विरोधी आपको हरा भी सकते हैं। सभी प्रतिभागियों का पहला मुकाबला जल्द ही समाप्त हो गया और 4 कौतुक आसानी से अपना मुकाबला जीत गए। आधे दिन बाद मुकाबले का दूसरा दौर शुरू हुआ। दूसरे दौर के मुकाबलों में स्थिति बदल गई और तब कौतुकों को भी एक दूसरे से लड़ने का मौका मिला। सबसे पहले कालिंदी और जगजीत का मुकाबला शुरू हुआ। जगजीत ने अपनी 3 तलवार व्यूह को अधिकतम स्तर तक पहुंचा दिया, लेकिन वो केवल 2 चालों को ही रोक पाया और तीसरी चाल में हार गया। इसके बावजूद भी ये इस बार की गठबंधन प्रतियोगिता का रिकॉर्ड था कि कालिंदी ने उसके खिलाफ 3 हमलों का इस्तेमाल किया था,
जबकि विद्युत के खिलाफ उसे केवल 2 का ही इस्तेमाल करना पड़ा था। दूसरे मुकाबले में पार्थ की प्रतिद्वंद्वी लावण्या थी। मैं हार मानती हूँ, लावण्या कड़वाहट से मुस्कुराई और तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। वे पहले ही जान चुकी थी कि पार्थ पहले मुकाबले के दौरान उसके साथ नरमी से पेश आया था। दूसरे दौर में एक और रोमांचक मुकाबला हुआ और ये यशराज और राधा के बीच हुआ था। सभी ने सोचा कि चूंकि राधा और यशराज एक ही कबीले से आते हैं, इसलिए राधा आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन राधा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन नाराज होने के बजाय यशराज बेहद खुश था। जब तुम सीधे मुझसे हार जाओगी तो तुम हमारे बीच के अंतर को समझ जाओगी। चंद्रदेव युद्ध तकनीक। यशराज ने भी राधा को हल्के में नहीं लिया और तुरंत अपने प्रसिद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास उसका दिल जीतने का मौका था और एक बार उससे हारने के बाद राधा उसका भी सम्मान करेगी, ठीक उसी तरह जैसे वो पार्थ का सम्मान करती थी। यशराज भाई, मुझे क्षमा करें। राधा मंद मंद मुस्कुराई और उसकी त्वचा पर एक हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई दी, जो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि राधा की त्वचा खून और हड्डी से नहीं बल्कि एक क्रिस्टल की नक्काशी से बनी है, जिससे सभी को उसके देवी होने का भ्रम हो रहा था। बूम! उसी समय राधा के हाथ पर प्रकाश से संघनित हरे रंग का कमल दिखाई दिया, जिसने यशराज के हमले को रोक दिया। काली पोशाक वाली आकृति ने गहराई से कहा। इससे उसके आक्रमण में ज्यादा वृद्धि ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के साथ रक्त और हड्डियों के बीच अविश्वसनीय संबंध है। ये रक्त रेखा किसी की साधना गति को बढ़ाने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत कमजोर हैं। दूसरे ने आप भरी। उद्यकोट गढ़वाल के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। इसके पास अधिक भूमि, अभ्यास संसाधन और समुदाय थे, जिस वजह से उन्होंने 13 कबीलों की संयुक्त शक्ति को भी पार कर लिया था। हे राधा, आपके पास भी रक्त रेखा की शक्ति है, तभी आपका परिवर्तनशील शरीर की क्षमता इतनी अधिक है। यशराज ने आत्मविश्वास से लड़ाई जारी रखी। लड़ाई में कुछ समय तक दोनों बराबरी पर थे, लेकिन यशराज देख सकता था कि राधा की रक्त रेखा ने उसकी युद्ध शक्ति को ज्यादा प्रभावित नहीं किया था। चंद्रदेव छाया कदम। यशराज का शरीर तुरंत चांदनी की तरह स्वतंत्र और तेजी से गति करने लगा, जिससे उसके आक्रमण और शक्ति दोनों में काफी वृद्धि हो गई। उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति का उपयोग किया है। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख की शक्ति जागृत की तो उसने पाया कि यशराज के रक्त में एक पारदर्शी चांदी का प्रकाश दिखाई दे रहा था। वो यशराज की रक्त रेखा शक्ति का पता लगा सकता था, जबकि राधा की रक्त रेखा शक्ति थोड़ी अधिक अनूठी थी। पार्थ ने पाया कि वो अधिक सुंदर और अनोखी थी, जिससे किसी के शरीर को आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलय करने ज्यादा आसानी होती थी। राधा की रक्त रेखा बेहद अनूठी है, हालांकि ये ज्यादा मजबूत नहीं है और अभी जागृति की प्रक्रिया से गुजर रही है, जैसा कि मेरा साथ हुआ था। पार्थ ने मन ही मन सोचा। वहीं दोनों के बीच की लड़ाई अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। ये मुकाबला पूरी तरह से रक्त रेखा पर निर्भर था। उसके पास महान रक्त रेखा शक्ति है, जो स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक शरीर की तुलना अधिक कीमती है। इस समय सभी दर्शक आहें भर रहे थे और ईर्ष्या कर रहे थे। रक्त रेखा शक्ति बेहद दुर्लभ प्रतिभा थी, लेकिन एक बात की पुष्टि की जा सकती थी। जिन लोगों के पास रक्त रेखा थी, वे बिना रक्त रेखा वालों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। 4 कौतुकों में से ललितेश और यशराज दोनों के पास रक्त रेखा की शक्ति थी, और अब राधा के पास भी रक्त रेखा शक्ति दिख रही थी, जिसके कारण वो कुछ समय तक यशराज को बराबरी की टक्कर दे सकती थी। बेशक पार्थ के पास भी एक रक्त रेखा शक्ति थी, लेकिन उसने इसका केवल एक बार चुपके से प्रयोग किया था, इसलिए केवल उद्यकोट के लोग ही इसे देख पाए थे। पार्थ ने विशेष रूप से कबीले के अभिलेखों में रक्त रेखा संबंधी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। रक्त रेखा शक्ति
विरासत की तरह थीं, लेकिन वे सामान्य तौर पर वंशानुक्रम के माध्यम से आगे बढ़ती थीं। जिस तरह आकार, रूप, रंग और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी पूर्वजों से प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह विशेष शक्तियाँ भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ सकती हैं। यदि किसी के पास रक्तरेखा शक्ति है, तो इसका मतलब है कि उनके पूर्वजों में से कोई बेहद शक्तिशाली था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस रक्तरेखा शक्ति को जागृत करने के लिए उन्हें कितना मजबूत होना जरूरी है, जिससे कि उनकी रक्तरेखा शक्ति आने वाली पीढ़ी में प्रवाहित हो सके। पार्थ ने जिन जानकारियों को देखा था, उनके अनुसार किसी को कम से कम बुधवार मंडल या उच्चतर स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी, ताकि वे अपनी रक्तरेखा शक्ति हासिल कर सकें। तो क्या होगा आगे? और पार्थ का अगला मुकाबला किसके साथ होने वाला है और क्या होगा उस मुकाबले का अंजाम? और राधा और यशराज के मुकाबले का क्या परिणाम होगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 638 नए कौतुकों का मुकाबला महारविवार विशेषांक कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद अगली बार बोनस चैप्टर्स की संख्या कम हो जाएगी। मुख्य बिंदु। धन्यवाद। राधा यशराज ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई और खुद को किसी नेक इंसान की तरह प्रस्तुत किया। आज उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। राधा को निष्पक्ष तरीके से हराने की वजह से अब वो उसके प्रति कहीं अधिक आज्ञाकारी हो जाएगी और शायद वह भविष्य में उस पर भरोसा भी करने लगे, जैसे वो पार्थ पर करती है। आखिरकार ज्यादातर महिलाएं शक्तिशाली पुरुषों को ही पसंद करती हैं, क्योंकि उनके साथ होने पर उन्हें अधिक सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जब राधा हार गई तो भी वो बेहद शांत थी और यशराज की वीरता और शक्ति से प्रभावित नहीं दिख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो यशराज और गुस्सा हो गया और उसका मूड भी खराब हो गया था। हालांकि राधा उसके हाथों हार गई थी, लेकिन उसने यशराज का सम्मान भी नहीं किया, तो भला वो उसकी प्रशंसा और भरोसा कैसे करेगी? अब आगे की कहानी। इस संसार में साधना के 7 स्तर थे: नश्वर मंडल, आध्यात्मिक मंडल, पृथ्वी मंडल, बुधवार मंडल, शुक्रवार मंडल, सूर्य मंडल और ब्रह्मांड मंडल। जब कोई बुधवार मंडल या उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है, तो उनकी रक्तरेखा उनकी शक्तियों को उनके वंशजों के पास हस्तांतरित करने के योग्य हो जाती है। लेकिन ये रक्तरेखा शक्ति केवल कुछ ही वंशजों को प्राप्त हो पाती है। लेकिन अगर कोई योद्धा ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाता, तो उनके लगभग सभी वंशजों को उनकी रक्तरेखा शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये अज्ञात होता है कि उनके वंशजों की रक्तरेखा कितनी मजबूत होगी और उसके जागरण का समय क्या होगा। लेकिन इस आर्यावर्त में मौजूद उच्चतम क्षेत्र केवल बुधवार मंडल ही था। पिछले 10,000 वर्षों में केवल खूनी चांद समुदाय के कुलपति के पास ही शुक्रवार मंडल तक पहुंचने का अवसर था। ऐसा लगता है कि रक्तरेखा शक्तियों वाले लोगों का वंश बहुत ही प्राचीन है और समय बीतने के कारण रक्तरेखा की सघनता धुंधली हो गई है और इनके जागने की संभावना भी काफी कम होती है। पार्थ ने विश्लेषण किया और उसने महसूस किया कि रक्तरेखा का इतिहास इतना भी सरल नहीं था। ये कहा जा सकता है कि रक्तरेखा शक्ति प्राप्त लोग स्वर्ग की संतानें थी, जिन्हें उनके पूर्वजों द्वारा संरक्षण और सौभाग्य प्रदान किया गया था। बिल्कुल, पार्थ के पास भी रक्तरेखा शक्ति थी, लेकिन ये उसके पूर्वजों की देन नहीं थी। लेकिन उसने जिस तरह से अपनी रक्तरेखा प्राप्त की थी, वो पूरी तरह से अनसुनी और अनोखी थी। मुख्य अखाड़े में दोनों प्रतिभागियों के पास विशिष्ट रक्तरेखा की शक्ति थी, इसलिए जब दोनों ने अपनी पूरी क्षमता कर प्रदर्शन करते हुए मुकाबला किया, तो उनकी शक्ति उनकी वर्तमान साधना की सीमाओं को पार कर गई थी। इस समय यशराज की युद्ध शक्ति पूरी तरह से अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धा के साथ तुलना करने योग्य थी और उसके सभी पहलू, आक्रमण, रक्षा और गति परिपूर्ण मानी जा सकती थी। जबकि राधा के लिए मुख्य लाभ उसकी आध्यात्मिक शक्ति और शरीर के बीच की अनुकूलता थी।
इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दूसरों की तुलना में शुद्ध हो गई थी और उसकी शक्ति दूसरों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा थी। रक्त रेखा शक्ति को जागृत करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति शरीर में प्रवाहित होती थी तो उसकी हड्डियां पारदर्शी और चमकदार हो जाती थी। इसने उसकी गति और चपलता काफी बढ़ जाती थी और हालांकि वो यशराज जितनी तेज नहीं थी लेकिन वो कहीं अधिक चपल थी। लेकिन लगभग 40 से 50 चालों के बाद आखिरकार राधा हार गई। राधा और यशराज के बीच अंतर ये है कि राधा की साधना और कौशल यशराज से कम है, लेकिन अगर उन दोनों की साधना बराबर होती तो शायद यशराज उसके 10 हमलों का सामना भी नहीं कर पाता। पार्थ को इस परिणाम से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, ये उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। धन्यवाद राधा। हालांकि राधा उसके हाथों हार गई थी, लेकिन उसने यशराज का सम्मान भी नहीं किया, तो भला वो उसकी प्रशंसा और भरोसा कैसे करेगी। मैंने भी तो उसे पार्थ की तरह ही हराया था, लेकिन राधा उस कमीने का सम्मान करते हैं लेकिन मेरा नहीं। ऐसा क्या खास है। उस कमबख्त में यशराज ये सोच ही रहा था कि तभी जैसे उसे कुछ समझ में आ गया, जिससे उसकी आंखें टिमटिमा उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्थ राधा को काफी पहले से जानता था और इसे एक तरह से बचपन का प्यार कहना ज्यादा उचित होगा। बचपन में किसी लड़की का दृष्टिकोण और उसकी भावनाएं उतनी मजबूत नहीं होती है, इसलिए उनके मन में किसी के लिए सम्मान और भरोसे की भावना बड़ी आसानी से पैदा हो सकती है। लेकिन अब राधा बड़ी हो गई थी और उसका दिल भी पहले दृढ़ हो गया था, इसलिए उसे पहले की तरह हिलाना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, अगर मैं पार्थ को हरा दूं तो मैं राधा के दिल में उसकी जगह ले सकता हूँ। समाधान मिलते ही यशराज की ठंडी अभिव्यक्ति एक गर्म और मधुर मुस्कान में बदल गई। उसका समाधान था पार्थ को बुरी तरह हराना। हालांकि पार्थ अब 4 कौतुकों में से एक बन चुका था, लेकिन यशराज को खुद पर पूरा भरोसा था। उसकी रक्तरेखा शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो गई थी और उसके चंद्रदेव युद्ध पद्धति की महारत कहीं बेहतर थी। यशराज ने पार्थ और जगजीत के बीच लड़ाई देखी थी। जगजीत के हारने का मुख्य कारण यह था कि वो शुरुआत से ही अति आत्मविश्वास में था और आखिर में पार्थ के लौहाश्व धनुष द्वारा उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। यशराज के दृष्टिकोण से पार्थ को एक कौतुक तो माना जा सकता था, लेकिन उसके कालिंदी और ललितेश के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। मुख्य अखाड़ा दूसरे दौर के सभी मुकाबले भी समाप्त हो चुके थे। 4 कौतुकों के अलावा बाकी प्रतिभाओं में कुछ को जीत तो कुछ को हार मिली थी। अखाड़े के पास दर्शक दीर्घा में मौजूद दर्शक 4 कौतुकों के बीच होने वाले मुकाबलों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा दौर कालिंदी और ललितेश दोनों अखाड़े में गए और उन्होंने तुरंत अपने अपने विरोधियों को हरा दिया। इसके बाद अब पार्थ की बारी थी। पार्थ बनाम यशराज एक स्पष्ट आवाज की घोषणा सुनाई दी। हो हा हा हा, अब आएगा असली मजा। दर्शक और प्रतिभागी शिष्य अपना उत्साह नहीं रोक सके। आखिरकार ये 2 कौतुकों के बीच की टक्कर थी। बहुत खूब। यशराज को मन ही मन हंसी आ गई। वो जो चाहता था वही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने भी उसकी प्रार्थना सुन ली। 4 कौतुकों में से वो पार्थ से युद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा बेकरार था। कालिंदी और ललितेश की ताकत बहुत भयानक थी और उसे उन दोनों को हराने का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन पार्थ की ताकत उसके समान ही थी और वो उसे हरा देता है तो वो अपने सपनों की रानी के दिल में पार्थ की जगह ले सकता था। उसे ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी ही होगी। यशराज ने लड़ाई का तीव्र इरादा जारी किया। इस मुकाबले से प्रतियोगिता में उसके समग्र प्राप्तांक भी प्रभावित होगा। साथ ही ये भी साबित हो जाएगा कि वो अपने सपनों में रानी का दिल चुरा सकता है या नहीं। दूसरी ओर पार्थ ने भावहीन अंदाज में अखाड़े में कदम रखा। ये एक अच्छा मौका है। पार्थ ने शांति से यशराज को टिमटिमाती आंखों से देखा।
आखिर पार्थ क्या योजना बना रहा था? यशराज को लग रहा था कि पार्थ उसके खिलाफ कोई योजना बना रहा था, लेकिन उसे अपनी रक्त रेखा शक्ति और चंद्रदेव युद्ध पद्धति पर पूरा भरोसा था। आक्रमण, रक्षा और गति के मामले में वो परिपूर्ण था और उसकी कोई कमजोरी भी नहीं थी। इसके अलावा उसकी साधना 7वें सितारे पर पहुंच गई थी, साथ ही उसके पास रक्तरेखा की शक्ति भी थी, जबकि पार्थ अभी 6ठे सितारे पर भी नहीं पहुंचा था और ना ही उसके पास कोई रक्तरेखा थी। फिर भला वो उससे जीतने की उम्मीद कैसे लड़ना कर सकता था? अगर यशराज इस लड़ाई को भी नहीं जीत पाता तो फिर उसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। शुरू करो, पृथ्वी मंडल के निर्णायक ने घोषणा की। लेकिन यशराज ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और इसके बजाय उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। चंद्रदेव युद्ध शरीर यशराज के चारों ओर चांदी के रंग की आभा तेजी से फैलने लगी, जो बिना किसी प्रतिरोध के 5वें सितारे के सामान्य योद्धाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। पवन विद्युत हथेली पार्थ की आकृति बिजली की तरंगों से घिरी हुई थी और उसने तुरंत यशराज पर हमला कर दिया। क्या ये पागल है? यशराज डर के मारे उछल पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे पार्थ उसके टुकड़े टुकड़े करने आ रहा है। चंद्रदेव हथेली यशराज के दाहिने हाथ ने चांदी की एक उज्जवल किरण जारी की, जो पार्थ की पवन विद्युत हथेली से टकराने से पहले तलवार के आकार में बनी। बूम! बिजली की गड़गड़ाहट के बीच ऊर्जा की दो भयानक शक्तियां आपस में टकरा गई और वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ। यशराज ने महसूस किया कि उसकी कलाई और शरीर थोड़ा सुन्न हो गया है। बूम! पार्थ को भी कई गज पीछे धकेल दिया गया। आमने सामने की टक्कर के बाद यशराज के सटीक आक्रमण और बचाव ने अपनी ताकत दिखाई दी थी। पवन विद्युत नृत्य, पार्थ ने हल्के से कहा और यशराज के तारा तूफान और बिजली की तरंगें टकरा गई। इस बार पार्थ ने अपनी वज्र शक्ति विरासत को पूरी तरह से उपयोग किया था और उसकी पवन विद्युत हथेली की महारत भी 6ठे स्तर के चरम पर पहुंचने वाली थी। इतनी शक्तिशाली बिजली, यशराज ने महसूस किया कि आसपास की हवा एक विनाशकारी आभा से प्रभावित हो गई है। इससे बचने के लिए उसने अपने चारों ओर चांदी के प्रकाश को संघनित करके अपनी रक्त रेखा शक्ति को परिचालित किया। ऐसा करने के बाद उसके करीब आते ही बिजली की तरंगें गायब हो गई। रक्षा शक्ति के मामले में यशराज जगजीत से भी अधिक मजबूत था। बूम! दूसरे हमले में पार्थ के आंकड़े को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि यशराज भी थोड़ा हिल गया था। हा, बस इतनी सी ताकत? तुम हार क्यों नहीं मान लेते? यशराज जोर से हंसा। हालांकि उसे भी मानना पड़ा कि पार्थ की बिजली की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति का केवल 50 से 60% भाग का उपयोग करके पार्थ के अराजक हमलों को आसानी से रोक दिया था। साथ ही उसने पार्थ को पीछे भी धकेल दिया था। यशराज ने विश्लेषण किया कि पार्थ की मूल ताकत उसकी आक्रामकता थी और उसकी मानसिक ऊर्जा, तकनीक, पवन विद्युत हथेली और लौहाश्व धनुष उसके सहायक हथियार थे। इसलिए उसे केवल कुछ समय तक खुद का बचाव करने की जरूरत थी और कुछ समय बाद ही वो बड़ी आसानी से जीत जाएगा। ची! पार्थ अचानक चिल्लाया और यशराज के दिमाग में बिजली की एक चमक ने हमला कर दिया, जिससे यशराज का खून कांप उठा और उसने जल्दी से चंद्रदेव युद्ध शरीर की शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित कर दिया। ये किसी काम का नहीं। चंद्रदेव युद्ध शरीर में सभी प्रकार के हमलों के खिलाफ बहुत मजबूत है। यशराज का शरीर धुंधली चांदनी में बदल गया और वापस लड़ना शुरू कर दिया। यशराज के चंद्रदेव युद्ध शरीर के कारण पार्थ द्वारा किए गए मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले का बहुत कम प्रभाव पड़ा। ब्रह्म विद्युत गति तकनीक। हवा से गड़गड़ाहट की आवाज आई और पार्थ की गति तेज और रहस्यमय हो गई। उसकी पीठ पर अदृश्य चोगा भी फड़फड़ाने लगा और वो एक सफेद धुंध में बदल गया। इसके बाद दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच आश्चर्यजनक हमलों का आदान प्रदान शुरू हो गया। इस लड़ाई को देखकर
अखाड़े के आसपास के दर्शकों के जबड़े खुले हुए थे। पार्थ और यशराज के हमले चरम पर पहुंच गए थे, यहाँ तक कि कालिंदी और ललितेश को भी आप भरनी पड़ी थी। गति के मामले में पार्थ यशराज भाई के बराबर है, खासकर अपने रहस्यमय लबादे का उपयोग करने पर। साथ ही अंतर्दृष्टि के मामले में भी पार्थ का पलड़ा भारी है, राधा ने मन ही मन सोचा। वज्र शक्ति विरासत से किसी की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, जबकि यशराज के चंद्रदेव छाया और रक्त रेखा शक्ति की वजह से काफी शक्तिशाली था। लेकिन पार्थ के पास अदृश्य चोगा था, जिसे सक्रिय करने के लिए थोड़ी मात्रा में रक्त रेखा शक्ति की भी आवश्यकता थी। कुल मिलाकर पार्थ को गति में फायदा था, जबकि यशराज को रक्षा शक्ति में। तो क्या होगा आगे? क्या होगा इस मुकाबले का परिणाम? क्या सच में यशराज ये मुकाबला जीत जाएगा, या फिर उसे हारने के लिए पार्थ अपने सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर देगा? क्या होगा पार्थ का अगला कदम? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रे कमेंट न्यू इमेज 239 शक्ति प्रदर्शन मुख्य बिंदु। यशराज भाई, वो लड़का अगले स्तर में पहुंचना चाहता है, किसी ने दर्शक दीर्घा से चिल्लाकर कहा और यशराज को चेतावनी दी। क्या ये सुनकर यशराज के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने भी महसूस किया था कि भले ही पार्थ क्रूरता से लड़ रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत और ठंडी थी। क्या ये पार्थ अपनी धार बढ़ाने के लिए उसे पत्थर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था? सच्चाई जानने के बाद यशराज के सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। मुकाबला देख रहे सभी दर्शकों ने ठंडी सांसें लीं। उनमें से ज्यादातर ने केवल पार्थ का पागलपन ही देखा था, लेकिन क्या उन्होंने इस बात की कल्पना की थी? चंद्रदेव हथेली यशराज के शरीर में एक विस्फोट हुआ और उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित कर लिया, जिससे उसके हमले, रक्षा शक्ति और गति सभी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। पार्थ को भी लगा कि यशराज की ताकत अचानक बढ़ गई है, जिससे पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक दब गई थी। अब आगे की कहानी। पार्थ की पागलपन भरे हमलों और क्रूर युद्ध शैली ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। क्या इस लड़के को सच में अपनी जान की परवाह नहीं है? कई प्रतिभागी शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। सीधी टक्कर के वजह से पार्थ मामूली रूप से घायल हो गया था। यदि उसकी गति और चपलता अधिक नहीं होती, तो वो पहले ही गंभीर रूप से घायल और पराजित हो चुका होता। यशराज भी थोड़ा हैरान लेकिन खुश था। ये स्थिति उसके लिए अच्छी थी। पार्थ की ताकत, उसकी आक्रामकता थी और उसकी चपलता ने इसे और मुश्किल बना दिया था। सौभाग्य से पार्थ ने उस पर खुद से हमला किया था और चूंकि उसकी ताकत आक्रामक थी, इसलिए ये लंबे समय तक ऐसा जारी नहीं रह सकता। मेरी साधना तुमसे अधिक और मेरे पास रक्त रेखा भी है, इसलिए तुम जल्द ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दोगे। यशराजन अपने मन में हंसा। ऐसा नहीं था कि वो पार्थ पर हमला नहीं करना चाहता था, बस इतना था कि पार्थ पागलों की तरह काम कर रहा था और अगर उसने भी ऐसा ही किया तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने सिर्फ बचाव पर ही ध्यान दिया और केवल कभी कभी यही जवाबी हमला किया। वो पार्थ की ऊर्जा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था और फिर भी उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। ये सबसे स्थिर और बेहतर विकल्प था। इस बारे में सोचते ही यशराज की आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी पार्थ और अधिक क्रूर हो गया। उसकी लड़ाई का इरादा बढ़ गया था और उसका खून खौलने लगा था, जिससे उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। अचानक पार्थ के शरीर के भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर उसकी गति, युद्ध का इरादा और साथ ही उसकी आभा सभी बढ़ गई। लगभग 100 हमलों के बाद पार्थ का चेहरा लाल हो गया था और उसके भीतर से एक शक्ति धीरे धीरे बाहर आने लगी। अंत में यशराजन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सामान्य स्थिति में पार्थ के हमले 100 चालों के बाद कमजोर होने चाहिए थे, लेकिन ये पहले से भी मजबूत हो रहा था।
क्या कुछ गलत था? यशराज ने अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव में वृद्धि महसूस की। इस समय पार्थ की आभा चरम पर पहुंच गई थी और वो किसी ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। पांचवें सितारे की सीमा, बस थोड़ा सा और। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर के हर कोने की क्षमता को निचोड़ लिया। चंद्रमहल प्रतियोगिता के बाद पार्थ ने बहुत सारी आध्यात्मिक गोलियां और खजाने खा लिए थे। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि में उसने जो रहस्यमय तरल पिया था, उसकी थोड़ी सी ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में बाकी थी, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया था। इस समय पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति और रक्त उबलने के कगार पर पहुंच चुके थे, और उसकी रक्त रेखा शक्ति ढाल बनाकर उसके अंदरूनी अंगों और एक एक्यूपंक्चर बिंदुओं की रक्षा कर रही थी। यशराज भाई, वो लड़का अगले स्तर में पहुंचना चाहता है, किसी ने दर्शक दीर्घा से चिल्लाकर कहा और यशराज को चेतावनी दी। क्या ये सुनकर यशराज के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने भी महसूस किया था कि भले ही पार्थ क्रूरता से लड़ रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत और ठंडी थी। यशराज के शरीर में एक विस्फोट हुआ और उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित कर लिया, जिससे उसके हमले, रक्षा शक्ति और गति सभी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। पार्थ को भी लगा कि यशराज की ताकत अचानक बढ़ गई है, जिससे पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक दब गई थी। रक्त रेखा शक्ति प्राप्त करने वाले साधक के पूर्वज कम से कम बुधवार मंडल के साधक थे, इसलिए उनकी रक्त रेखा अन्य शक्तियों को दबा सकती थी। पार्थ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यशराज ने अपनी रक्त रेखा शक्ति का 200% उपयोग किया, जिससे उसके पीछे सम्राट की एक धुंधली आभा भी दिखाई देने लगी। पार्थ ने जो गति और शक्ति प्राप्त की थी, उसे आखिरकार दबा दिया गया। क्या मैं असफल होने जा रहा हूं? पार्थ इस समय बेहद नाराज हो गया था। उसे सफलता के लिए बस थोड़ा सा समय और चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंदी मूर्ख नहीं था और वो निश्चित रूप से उसे सफल नहीं होने देगा। अगर ऐसा है तो ये मुकाबला यहीं खत्म हो जाता है। पार्थ के शरीर में मौजूद शांत रक्त रेखा की शक्ति को यशराज की सम्राट आभा ने प्रज्वलित कर दिया था। प्राचीन देवताओं की शक्ति को नीची दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए था। पवन विद्युत विनाश। पार्थ ने जैसे ही ये कहा तो उसके चारों ओर चमकती बिजली की एक परत दिखाई दी, जिससे उसके चारों ओर बिजली की जंजीर बन गई। ये बिजली की जंजीर एक ज्वालामुखी की तरह थी जो फटने वाला था। बूम! अचानक बिजली की भयानक तरंगों ने नृत्य करना शुरू कर दिया और पार्थ के नीले बाल बेतहाशा लहराने लगे। उसी समय उसकी भौहें भी नीली हो गईं और पार्थ के शरीर के चारों ओर हल्का नीला रक्त फैल गया। वो प्राचीन आभा बिजली की विनाशकारी शक्ति के साथ जुड़ी हुई थी और वो एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में गठित हो गई थी। क्या अचानक यशराज की आध्यात्मिक शक्ति और रक्त रेखा कांपने लगी और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। उसकी दृष्टि में पार्थ एक राक्षसी देवता में बदल गया था और उसकी हथेली पर मौजूद बिजली आकाश को भी नष्ट कर सकती थी। रक्त रेखा शक्ति, उसके पास भी रक्त रेखा शक्ति है, दर्शकों ने चिल्लाते हुए कहा और यहाँ तक कि कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अर्धचंद्र कबीले की मुखिया और सभी आचार्य भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपनी सांस रोक ली। ये रक्त रेखा शक्ति इतनी शुद्ध और प्राचीन है। उद्यकोट के मंडप की ओर से भी बड़बड़ाने की आवाज आई। पिंग! अखाड़े से एक भयानक आवाज आई और फिर बिजली की एक के बाद एक लहरें हर दिशा में फैलने लगी। पार्थ के चारों ओर मौजूद काला बलुआ पत्थर धूल में बदल गया था और हवा के झोंकों के साथ हर दिशा में उड़ने लगा था। जैसे ही धूल हटी तो यशराज के चारों ओर चांदी के रंग की रोशनी बेहद उज्जवल हो गई थी। बूम! इस समय पार्थ बड़े गड्ढे के केंद्र में खड़ा था और उसके शरीर से नीला रक्त गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसकी भौहें और उसके शरीर के बाकी हिस्से भी सामान्य हो गए थे। पार्थ ने सांस बाहर छोड़ते ही अपनी आंखें बंद कर लीं
वो काफी कमजोर लग रहा था और उसे अपने शरीर के अंदर खालीपन महसूस हो रहा था। लेकिन उसी समय उसके शरीर में एक जीवंत आभा का विस्फोट हुआ और उसके शरीर के चारों ओर बिजली की तरंगों के साथ नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। वो अगले स्तर में पहुंच गया। दर्शकों की ओर से हैरानी से भरी चीखें सुनाई देने लगीं। उनमें से कई लोगों ने ठंडी सांस ली, लेकिन ये अज्ञात था कि ये पार्थ की ताकत के कारण था या फिर उसकी सफलता के कारण। इस समय अखाड़े के बाहर यशराज की अस्त व्यस्त आकृति जमीन पर गिरी हुई थी। उसके शरीर पर झुलसने के कई निशान दिखाई दे रहे थे। इस मुकाबले का विजेता है पार्थ, निर्णायक ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और पार्थ को ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। जैसे ही ये घोषणा की गई तो दर्शक आखिरकार अपनी चकाचौंध से वापस आ गए। आखिर हुआ क्या था? पार्थ अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया कि यशराज उसकी हथेली के हमले से अखाड़े से बाहर जा गिरा? रक्त रेखा शक्ति। मुझे नहीं पता था कि इस पागल व्यक्ति के पास भी रक्त रेखा शक्ति है। हर तरफ सुगबुगाहट और चर्चा होने लगी। तो इस वजह से वो इतनी सामान्य क्षमता के बावजूद इतनी तेजी से साधना कर पाया था और उसकी भयानक युद्ध शक्ति भी उसकी रक्त रेखा शक्ति की ही देन लगती है। दक्ष, विद्युत और बाकी शिष्यों के भाव जटिल थे और कोई नहीं जानता था कि वे दुखी थे या खुश। अर्धचंद्र कबीले की मुखिया और कई आचार्य बहुत खुश थे। आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे अर्धचंद्र कबीले में एक औरत ने जन्म ले लिया। अर्धचंद्र कबीले की मुखिया बेहद खुश थी। पार्थ खुद को छुपाना जानता है। आचार्य अधिरा का चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ था और उन्होंने अपने दिल में उठ रहे हत्या के इरादे को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। जैसा मैंने सोचा था। शीर्ष आचार्य ने सांस छोड़ी और मुस्कुराए। पार्थ के गुरुवार होने के नाते उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि उनके शिष्य के साथ कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो निश्चित नहीं थे। दूसरी तरफ यशराज, जो हार चुका था, किसी तरह अपने दर्द पर काबू पाने के बाद धीरे से खड़ा हुआ। उसने पार्थ को अनिच्छा से देखा और कराहते हुए कहा, पार्थ, एक दिन मैं इस हार का बदला जरूर लूंगा। कहाँ? वो पार्थ को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके राधा को पाना चाहता था, लेकिन उल्टा पार्थ उसका इस्तेमाल करके छठे सितारे में पहुंच गया। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के काबिल नहीं रहे। इतना कहकर पार्थ उसकी तरफ देखे बिना ही अखाड़े से बाहर चला गया। ये बिल्कुल वैसे ही शब्द थे जैसा कि यशराज दूसरों के लिए प्रयोग करता था। उसकी बात सुनकर दर्शकों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। सभी यशराज के व्यक्तित्व को जानते थे और उसने इस तरह के शब्दों का कई बार प्रयोग किया था। इसलिए जब पार्थ ने यशराज का मजाक उड़ाया तो किसी को भी बुरा नहीं लगा। उनमें से कई तो उल्टा खुश ही हुए थे, क्योंकि यशराज ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया था। लेकिन पार्थ की बात सुनकर यशराज की आंखों में अनिच्छा, भय और सदमे के भाव आ गए थे। क्या सच में अब वो पार्थ का प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं था? पार्थ अखाड़े से वापस आने के बाद अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी नींव को मजबूत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने एक आध्यात्मिक औषधि भी खाई जो उपचार में मदद करती थी। वो लड़का इतनी गहराई से अपनी ताकत छुपा रहा था, यशराज ने अपने दांत बींच लिए। इस लड़ाई में सिर्फ उसकी हार ही नहीं हुई थी, बल्कि अपमान हुआ था। अगर पार्थ ने अपनी रक्त रेखा शक्ति का पहले ही इस्तेमाल किया होता तो वो कब का जीत जाता, लेकिन उसने ने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय उसने अपनी क्षमता को प्रज्वलित करने के लिए यशराज को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और छठे सितारे पर पहुंच गया। इस तरह से यशराज शतरंज का एक मोहरा बन कर रह गया था। फिर भला वो क्रोधित क्यों नहीं होगा? छठे सितारे पर पहुंचने के बाद पार्थ की साधना पहले से अधिक हो गई थी और अब उसके और अन्य कौतुकों के बीच केवल एक सितारे का अंतर रह गया था, जिससे वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सुधार सकता था। वास्तव में पार्थ के विफल होने का जोखिम था, लेकिन कालिंदी और ललितेश के प्रदर्शन ने
उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था। प्रथम स्थान प्राप्त करने का मौका बनाने के लिए उसे अपने साधना स्तर को बढ़ाना ही था। इस समय बहुत से लोगों की नजर इस ठंडे और शांत युवक पर ही टिकी थी। गठबंधन प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक पार्थ ने पहले ही 2 कौतुकों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था, और अब उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को प्रकट करके अपनी साधना को बढ़ा भी दिया था। इस तरह से उसकी वास्तविक ताकत अतुलनीय थी। इस समय पार्थ ने हर किसी पर एक भयानक छाप छोड़ दी थी, और अब उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता था जो कालिंदी और ललितेश के बराबर था। कौन जाने, जब वो सनकी, कालिंदी और ललितेश से मुकाबला करेगा तो क्या होगा। इधर बाकी मुकाबले जारी रहे। 1 घंटे बाद पार्थ की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। उसकी प्राचीन रक्त रेखा की चिकित्सा शक्ति की वजह से उसे दूसरों की तुलना में तेजी से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। जब पार्थ फिर से खड़ा हुआ तो उसकी आभा और भी मजबूत हो गई थी। अब पूरा अखाड़ा 3 बलों में विभाजित हो गया था, कालिंदी, ललितेश और पार्थ। यदि कोई भाग्य की शक्ति को देख पाता तो उसे हवा में 3 राक्षस दिखाई देते। पहली एक तलवार थी, दूसरी एक आंख थी जो रसातल की तरह काली थी, और दूसरी एक नीली आंख थी जो जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। उनसे निकलने वाला दबाव आपस में टकरा रहा था और उनकी शक्ति 13 कबीलों की प्रतिभाओं को पार कर गई थी। तो क्या होगा आगे? पार्थ का अगला मुकाबला किससे होने वाला है, और क्या होगा उस मुकाबले का अंजाम? क्या पार्थ ने अपनी रक्त रेखा शक्ति को उजागर करके कोई गलती कर दी है, और क्या आचार्य अधीरा पार्थ के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें, और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 6240 कालिंदी बनाम ललितेश मुख्य बिंदु। इस समय अखाड़े में पार्थ के सामने विद्युत था। पानी की गहरी लहरों ने विद्युत के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया था। इसे देखकर पार्थ ने बिना कुछ कहे अपने लोहाश्व धनुष को बाहर निकाला और फिर नीले रक्त की हल्की चमक के साथ एक लोहाश्व तीर ध्वनि की गति को पार करते हुए विद्युत के पास पहुंच गया। विद्युत का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में वो तीर बिजली की तरंग की तरह था। उसने महसूस किया कि वो एक असीम खाई में गिर गया है और उसके चारों ओर बर्फ और बिजली गरज रही है। स्विश! तीर विद्युत के कंधे को छूटे हुए निकल गया, जिससे उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। इसी दौरान उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। मानसिक ऊर्जा से जुड़ा तीर विद्युत कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वो इस तीर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अब आगे की कहानी। तीनों कौतुकों से निकलने वाले दबाव के कारण शेष प्रतिभागी शिष्य सांस लेने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। इस दबाव ने एक भावना पैदा की कि इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके ओहदे और रुतबे के कारण हुआ था। कालिंदी, ललितेश और पार्थ, तीनों कौतुकों के पास अपनी अलग अलग ताकतें थीं, और अब उन्होंने एक दूसरे की ताकत को पहचान लिया था। कालिंदी, मैंने मूल रूप से सोचा था कि गठबंधन प्रतियोगिता में आप मेरी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी होंगी, लेकिन मुझे नए कौतुकों के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। ललितेश अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसकी गहरी काली आंखें पार्थ पर ही केंद्रित थीं। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन मानसिक ऊर्जा के माध्यम से उसकी आवाज कालिंदी के कानों में गूंज रही थी। कालिंदी किसी देवी की तरह अपने हरे रंग की तलवार को पकड़े खड़ी थी। उसने धीरे से अपनी नजरें पार्थ की तरफ की और उसकी निर्मल आंखें पहली बार किसी का निरीक्षण करने लगीं। कालिंदी और ललितेश एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रतिद्वंद्वी था जिसे उन दोनों को जानने की जरूरत थी। उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनके सामने मौजूद ये युवक कितनी दूर जा सकता है। पार्थ अपने स्थान पर खड़ा था और उसके सुंदर लेकिन थोड़े दुष्ट बाल हवा लहरा रहे थे। इस नजारे ने कई लड़कियों के दिल को हिला दिया। हालांकि पार्थ
दिखने में जगजीत जितना शानदार नहीं था, लेकिन उसकी विशेषताएं भी अच्छी थीं और उसकी आंखों में असीम गहराई थी। और उसके नीले बालों के कारण तो लड़कियों को भी उससे ईर्ष्या हो जाती थी। हालांकि मेरे विरोधी काफी मजबूत हैं, फिर भी मैं पहले स्थान प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। पार्थ की आंखें तेज हो गई थीं और उसके शरीर से लड़ाई के इरादे की एक अदृश्य लहर उठ रही थी। गठबंधन प्रतियोगिता में उसने कदम कदम पर चमत्कार किए थे और आखिरकार वो प्रतियोगिता के शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन इसके साथ ही अंधेरे में छुपा हत्या का इरादा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया था। ये मारने का इरादा सिर्फ आचार्य अधीरा से ही नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्धचंद्र कबीले जैसे कमजोर समुदाय से आए किसी कौतुक को देखकर दूसरी ताकतों को ईर्ष्यालु बना दिया। लेकिन पार्थ अब बच्चा नहीं रह गया था और उसके पंख बड़े हो गए थे। इसके अलावा किसी भी सच्ची प्रतिभा को ईर्ष्या और हत्या के इरादे का सामना करना ही पड़ता था। कालिंदी और ललितेश दोनों को भी असीम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा रास्ता था जिसे हर प्रतिभाशाली योद्धा को पार करना ही पड़ता था। तूफान को पहले से भी तेजी गति से आने दो। अगर मैं पहले स्थान पर आ गया और औषधि प्राप्त कर ली, तो मैं सीधे 7वें सितारे तक पहुंच पाऊंगा। इस बार पार्थ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। अद्वितीय प्रतिभा होने के नाते कालिंदी और ललितेश दोनों ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यदि वे प्राथमिक पृथ्वी वटी प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, तो उनकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी और उनके पास केवल 1 से 2 वर्षों में पृथ्वी मंडल में पहुंचने का मौका होगा। इन तीनों प्रतिभाओं ने गढ़वाल क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये इनके अनंत भविष्य के लिए सबसे मजबूत पड़ाव साबित हो सकता है। मेघ तलवार कबीले के पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ ने धीरे से कहा और आह भरी। कालिंदी, ललितेश और पार्थ जैसी प्रतिभाएं आमतौर पर कई 100 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार एक साथ 3 प्रतिभाएं नजर आई है। उनके तरह कबीले का भाग्य कितना महान था। वही दर्शक दीर्घा के एक कोने में मौजूद उदयकोट के मंडप में। ऐसा लगता है कि गढ़वाल क्षेत्र की तरह कबीलों का कुछ भाग्य अभी भी शेष है। शायद ये उनके गौरवशाली क्षण बन जाए। उदयकोट के समूह में चांदी का मुखौटा पहने एक महिला ने फीकी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। इसी समय 13 कबीलों के लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कोई खुश था तो किसी के मन में ईर्ष्या और अनिच्छा थी, लेकिन उन सभी को एक बात समझ में आ गई थी कि इन्हीं तीनों में से कोई एक ही विजेता बनेगा। अर्धचंद्र कबीला। मैंने नहीं सोचा था कि पार्थ इस स्तर पर पहुंच गया था। शीर्ष आचार्य ने आह भरी। वो पहले से ही संतुष्ट थे कि पार्थ अंतिम चरण में प्रवेश करने और 4 कौतुकों में से एक बनने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब पार्थ, कालिंदी और ललितेश 3 सबसे शक्तिशाली प्रतियोगियों में शामिल हो गया था, जो कौतुकों का राजा या रानी बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन तीनों को देखते हुए जगजीत और यशराज की आंखें धुंधली हो गई थीं और उन्होंने अनिच्छा के कारण अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि पार्थ इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। अब वो काला घोड़ा नहीं रह गया था, बल्कि एक बब्बर शेर बन गया था, जो पूरे जंगल में राज करने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुख्य अखाड़े में लड़ाइयां जारी रहीं और सभी 12 प्रतिभाएं आपस में मुकाबला करती रही। यदि कोई सभी 11 मुकाबले जीता है, तो वे निसंदेह वो पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। आधे दिन बाद मुकाबले का अगला दौर शुरू हुआ। कालिंदी, ललितेश और पार्थ ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। इस समय अखाड़े में पार्थ के सामने विद्युत था। पानी की गहरी लहरों ने विद्युत के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया था। इसे देखकर पार्थ ने बिना कुछ कहे अपने लोहाश्व धनुष को बाहर निकाला और फिर नीले रक्त की हल्की चमक के साथ एक लोहाश्व तीर ध्वनि की गति को पार करते हुए विद्युत के पास पहुंच गया।
विद्युत का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में वो तीर बिजली की तरंग की तरह था। उसने महसूस किया कि वो एक असीम खाई में गिर गया है और उसके चारों ओर बर्फ और बिजली गरज रही है। स्विश! तीर विद्युत के कंधे को छूते हुए निकल गया, जिससे उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। इसी दौरान उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वो इस तीर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले, वो पार्थ के मानसिक ऊर्जा हमले को नजरअंदाज नहीं कर पाता। एक दूसरा तीर, जिसमें वज्र शक्ति, विरासत और रक्त रेखा की शक्ति भी मिली हुई थी। ये तीर आध्यात्मिक मंडल के 7वें सितारे के योद्धा की रक्षा को भेद सकता था। पार्थ की असीम हमलों, तीर, मानसिक ऊर्जा, तकनीक और उसकी बिजली की शक्ति ने सभी ने उसे असहाय महसूस कराया। आखिरकार कुछ ही चालों के बाद वो हार गया। अब तक हुए मुकाबलों में कालिंदी, ललितेश और पार्थ, तीन कौतुकों ने एक भी मुकाबला नहीं हारा। शायद जब वे एक दूसरे से टकराएंगे तभी उनकी हार होगी। यही वो समय भी था जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार छठे दौर में दो कौतुक एक दूसरे के सामने आ ही गए। कालिंदी बनाम ललितेश। जैसे ही निर्णायक की आवाज समाप्त हुई, भीड़ उत्तेजित हो गई। कालिंदी और ललितेश की शक्ति उनके दिलों में गहराई से अंकित हो गई थी। वे ऐसे प्रतिभागी लोग थे जिन्होंने अपने विरोधियों को तुरंत मात दे दी थी। कालिंदी शीर्ष कौतुक थी, जिसने 13 कबीलों की प्रतिभाओं को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। उसकी पीढ़ी के सभी लोग दुखी थे। उन सभी पुरुषों को एक महिला ने पीछे छोड़ दिया था और वे केवल उसकी ओर देख सकते थे। लेकिन इस बार कालिंदी का प्रतिद्वंद्वी भी बेहद मजबूत था। शुरू से अब तक कोई भी ललितेश की अदृश्य आंखों को रोकने में कामयाब नहीं हुआ था। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उसे केवल एक नजर देखने की जरूरत थी। कालिंदी के हमलों को आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन ललितेश के हमलों को देखा ही नहीं जा सकता था, इसलिए उससे बचाव करना बेहद कठिन था। मुकाबला शुरू किया जाए। पृथ्वी मंडल के निर्णायक ने अपना हाथ हिलाया। स्विश! जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, तलवार की आवाज और प्रकाश की एक किरण ने पूरे अखाड़े को ढक दिया। लेकिन उस समय था, ललितेश की अदृश्य आंखें पहले ही खुल चुकी थीं। ललितेश की गहरी गहरी आंखों में एक घूमती हुई लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। एक रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति हर जगह प्रवाहित होने लगी थी और कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। कालिंदी की तलवार, जो केवल आधी ही खिंच पाई थी, वो हवा में जम गई थी। मतलब साफ था कि मानसिक ऊर्जा के हमले शारीरिक हमलों की तुलना में कहीं तेज होते थे, कम से कम अगर दोनों की साधना समान स्तर पर हो तो। इस दौरान सबकी निगाहें मैदान पर ही टिकी रहीं। क्या दो कौतुकों का मुकाबला इतना आसान था? लेकिन इस समय एक पल या एक चाल भी विजेता का फैसला कर सकती थी। मेघ तलवार कबीले और प्राचीन कबीले के सभी सदस्य अखाड़े को ही घूर रहे थे। ये दोनों प्रतिभागी 13 कबीलों के पहले और दूसरे सबसे शक्तिशाली समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके शिष्य शीर्ष प्रतिभाशाली थे, लेकिन कालिंदी के लिए स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ललितेश का हमला उसकी सोच से पहले आ चुका था। कालिंदी की भौहें थोड़ी सी हिलने लगी और उसने संघर्ष किया, लेकिन वो अभी भी वापस लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में मौजूद हरी तलवार थोड़ी कांपने लगी। तभी ललितेश के शरीर पर एक गहरी लाल रोशनी दिखाई दी और उसने कालिंदी की तलवार का विरोध किया। हालांकि कालिंदी की तलवार को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन उसकी सहज क्रियाओं ने उसके प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार कर दिया, लेकिन उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। हालांकि तब भी उस हमले के कारण ललितेश के कंधे पर एक घाव बन गया था, जिससे वो थोड़ा कराह उठा। इस अंतराल में कालिंदी की आंखें अचानक से चमक उठीं और उसने एक बार फिर से अपनी तलवार चला दी। ये अच्छा नहीं है। प्राचीन कबीले के सभी आचार्यों के भाव सब बदल गए। कालिंदी का आक्रमण बाकी सभी प्रतिभाओं की शक्ति को पार कर गया था।
ये कुछ ऐसा था जिस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि पार्थ और ललितेश को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा। कालिंदी की शक्ति अथाह थी, उसके पास रक्तरेखा की शक्ति नहीं थी, फिर भी वो इस मुकाम तक पहुंच गई थी और अपने अतुलनीय तलवारबाजी कौशल को प्रदर्शित किया था। ललितेश ने एक गहरी सांस ली और तुरंत ही उसकी अदृश्य आंखों में मौजूद लाल रोशनी और आकर्षक हो गई थी। परिणाम स्वरूप कालिंदी की आंखों में रोशनी एक बार फिर से मंद हो गई और उसकी तलवार में समाई हुई भयानक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। साथ ही उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। इस समय ललितेश के माथे से भी ठंडा पसीना छूट रहा था। हर बार जब भी ललितेश के कारण कालिंदी की आंखों की रोशनी कम होती थी तो उसका हाथ भी 1 से 2 इंच नीचे चला जाता था। स्थिति अच्छी नहीं है। मेघ तलवार कबीले के सदस्यों के भाव गंभीर हो गए थे। जैसे जैसे कालिंदी की आंखों की रोशनी कम हो रही थी, तलवार को पकड़े उसका हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। लेकिन जिस क्षण उसका हाथ पूरी तरह नीचे गिर जाएगा तो वो निश्चित रूप से हार जाएगी। स्विश! लेकिन उसकी तलवार अचानक हिलने लगी और कालिंदी का हाथ एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और उसकी आध्यात्मिक शक्ति घनीभूत होने लगी थी। इस समय पूरी दर्शक दीर्घामृत मौन थी और मुकाबला देखने वालों के गले रुंधे हुए थे। उन दोनों के बीच कोई दर्शनीय युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन उनके बीच का अदृश्य संघर्ष किसी भी पल विजेता का फैसला कर सकता था। जीत और हार के बीच सिर्फ एक विचार की दूरी थी। कालिंदी एक झटके में ललितेश का विरोध करने और उसे हराने में कामयाब हो सकती थी, जबकि ललितेश कालिंदी को एक असीम खाई में घसीट कर भी ले जा सकता था। मुकाबले में हर पल कुछ न कुछ बदलाव हो रहा था। किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये बता पाने किसी के लिए भी नामुमकिन था। इस समय वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों कौतुकों के बीच के परिणाम को तय करने के लिए केवल एक चाल की जरूरत थी। लेकिन ये मुकाबला अब भी जारी था। तो क्या होगा आगे? क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम और कौन बनेगा विजेता? और पार्थ का अगला मुकाबला किससे होने वाला है, ललितेश या फिर कालिंदी? क्या वो उन्हें हराने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।